हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह। तो दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है इस सब्जेक्ट पे। प्रीवियस 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं एंड उन 2 लेक्चर में हम लोगों ने वेव के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। फिलहाल लास्ट जो क्लास था हमारा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ वेव के बारे में। टाइप्स ऑफ वेव कितने तरह से क्लासीफाई किया जाता है, कितने टाइप्स है, हम लोगों ने पूरा जो चार्ट है देख लिया था। एंड उनमें से 2 टाइप, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, ये 2 टाइप को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इन दोनों टाइप के बीच में जो डिफरेंस है उसको देख के, फिर उसके बाद हम लोग और भी टाइप्स को आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग जो है चीज़ों को अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, कंसेप्ट को अच्छी तरह से याद रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको सारे क्लासेस बिल्कुल बारीकी से देखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला क्लास देख लिया, फिर तीसरा क्लास, फिर चौथा क्लास छोड़ के 5वां क्लास देख रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर सीक्वेंस में चलेंगे तो फिर सारी चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ओके, तो आपको सारे क्लासेस बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ रहेगा मैकेनिकल, दूसरा तरफ रहेगा क्या, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो आप लोग जो टेबल को बिल्कुल अच्छी तरह से बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर दे रहा हूँ और कुछ नहीं। नॉन मैकेनिकल वेव। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस में क्या कुछ लिखेंगे हम लोग, जो भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं मैकेनिकल वेव के बारे में, नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में, वही चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, जो चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में समझे हैं वही चीज़ों को यहाँ पे हम लोग अरेंज करके लिख देंगे बस। ठीक है, पहला क्या हो गया, पहला मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स that require या फिर that need a medium for its propagation। ठीक है, for its propagation, GATION। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए, उसकी प्रोपागेशन के लिए एक मीडियम चाहिए होगा। ठीक है, दूसरी बात उधर क्या लिखेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स आर, चलो इसको स्पेस देके लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके, वेव्स आर द वेव्स दैट डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर क्या, इट्स प्रोपागेशन। इसको फैलने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है। यही बात हम लोगों ने सीखे थे, तो वही बात को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैकेनिकल वेव्स cannot travel through vacuum। ठीक है, एंड नॉन मैकेनिकल वेव जो है वो वैक्यूम से जो है पार हो सकता है। नॉन मैकेनिकल वेव्स can travel through vacuum बस। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख दो 3 नंबर पे एग्जाम्पल, water waves
sound wave and seismic waves are the example of water wave, sound wave and seismic waves are the example of mechanical wave। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल क्या है? वाटर वेव्स। वाटर वेव बोले तो क्या, वाटर में, पानी में अगर हम लोग पत्थर फेंकेंगे तो रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वहाँ पे वेव जो प्रोड्यूस होता है वो मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल होता है। ठीक है, मीडियम के थ्रू। वाटर एक मीडियम है ना, वाटर लिक्विड, लिक्विड मीडियम है, तो मीडियम नहीं होगा तो वैसा तो होगा नहीं वो। ठीक है, एंड साउंड वेव तो पता है, साउंड जो है वो एयर से जाता है आगे, एंड वो लिक्विड से भी जा सकता है, वो सॉलिड के थ्रू भी जा सकता है, मतलब उसको मीडियम चाहिए। सिस्मिक वेव क्या है? सिस्मिक वेव का नाम आप लोग सुनेंगे आगे जाके। सिस्मिक वेव होता है अर्थक्वेक में जो वेव प्रोड्यूस होता है वो होता है सिस्मिक वेव। जैसे कि मान लो हमारे आसपास कोई पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ में क्या गिरा, बारिश में मौसम में क्या गिरता है, उसमें लैंडफॉल जो होता है, लैंडस्लाइड्स होता है। ठीक है, मतलब धस। ठीक है, तो ऊपर से बहुत जो लैंडस्लाइड है वो गिरा, उसमें क्या होता है, वेव प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो वो वाइब्रेशन जो है मिट्टी के थ्रू आसपास के इलाके में भी चला जाता है। ठीक है ना, तो वो होता है हमारा क्या, सिस्मिक वेव। एंड यहाँ पे एग्जांपल अगर बताए हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स such as light wave, x-ray, ठीक है, माइक्रोवेव are the example of non-mechanical wave। ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स। फिर चौथा, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स मे बी लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, तो मैकेनिकल जो वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है। तो आप लोग पूछेंगे सर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ट्रांसवर्स क्या है, हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो रुको जरा, सब्र करो, हम लोग इसी के बाद जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स आर बेसिकली क्या होता है, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर। इसका जो ये जो नॉन मैकेनिकल वेव्स है वो बेसिकली ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ट्रांसवर्स तरीके का होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स तरीके का होता है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। कभी आपको पूछा जाए एग्जाम्पल पे, एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे वो इंटरनल एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, कहीं पे भी पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा एक एक करके। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट आपको याद रखना है कि मैकेनिकल वेव क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, दोनों को अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद डिफरेंस तो आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इन दोनों के बारे में पढ़े थे, तो उसी से हम लोग डिफरेंस भी लिख पाते थे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि आपको नोट तो करना है ना, तो नोट को रेडी करने के लिए मैंने इसको एक्स्ट्रा करके लिखा है। लेकिन डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, अगर दोनों को अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर हम लोग डिफरेंस भी लिख सकते हैं, रिलेशन भी लिख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अभी क्या, दूसरा टाइप हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो सब लोग जो है इसको लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के हम बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स
एंड दोनों को सीखने के बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग डिफरेंस देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंस वहाँ पे, तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। फिर चलो तो इसको भी टेच करना पड़ेगा। हेडिंग डालेंगे सब लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब ये किस तरह का वेव है भाई? लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो सभी वेव के जो पार्टिकल्स है, मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स है, उसका वाइब्रेशन वेव के डायरेक्शन के साथ क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल, पैरेलल का मतलब जानते हैं समांतराल, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने वेव का जनरल फॉर्म कैसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, दिस इज अ वेव। लेकिन वेव का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हर बार ऐसा ही होगा वेव, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। हर बार जो है ऐसा ही होगा वेव, ऐसा नहीं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म की वेव ऐसा हमारा होता है। वेव को समझने के लिए हम लोग इसको कहते हैं। कभी कभी वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर का भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या है कि वेव के जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे देखो ये हमारा मीडियम है, रेड इक्विलिब्रियम पोजीशन, किसी भी मीडियम में वेव ऐसे जा रहा है, तो मीडियम के यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आएगा पार्टिकल्स, तो ये ऊपर नीचे कर रहा है। एंड वेव जो है हमारा किस तरफ जा रहा है, वेव इस तरफ जा रहा है, ठीक है। वेव जो है हमारा इस तरफ जा रहा है। वेव कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में। पार्टिकल कौन से दिशा में मूव कर रहा है, पार्टिकल कौन से दिशा में वाइब्रेट कर रहा है, इसके साथ 90 डिग्री में, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जिसको हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है कि वेव का दिशा जिस तरफ है, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन भी इसी दिशा में होगा, पैरेलल टू वेव, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। पार्टिकल का वाइब्रेशन जो होगा वो वेव के पैरेलल होगा, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, बिल्कुल बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम से क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल। स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने स्प्रिंग को नोटिस किया होगा। स्प्रिंग, चलो यहाँ पे मैं स्प्रिंग देता हूँ। स्प्रिंग को जो है ये एक पिलर है, मान लो कि दिस इज आवर पिलर, ठीक है। यहाँ मैंने स्प्रिंग को जो है ऐसे सेट कर दिया है। स्प्रिंग ये हमारा, दिस इज आवर स्प्रिंग, एंड यहाँ से एक हुक मैंने लगा दिया ताकि इसको ऐसे पकड़ के मैं खींच सकूँ, ठीक है। चलो तो इस स्प्रिंग को अब मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, ऐसे इसको खींच रहा हूँ। खींचने के बाद मैं इसको छोड़ दिया, ठीक है, खींच के इसको छोड़ दिया, तो स्प्रिंग कैसे मूव करेगा, स्प्रिंग में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा बोलो। स्प्रिंग में, स्प्रिंग जो है आगे पीछे जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग जो है आगे पीछे जाएगा, एंड यहाँ पे एनर्जी का जो डायरेक्शन है, दिस इज वेव जो है इस तरफ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इधर फोर्स अप्लाई किया ना, तो इधर जाएगा इस वेव। एंड जो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स है वो किस दिशा में मूव कर रहा है बोलो, वो आगे पीछे जा रहा है, मतलब इस दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है। ये आगे पीछे, कोई भी एक पार्टिकल है, लो इस पार्टिकल की बात करें, ये आगे पीछे जाएगा ना, तो वेव का डायरेक्शन क्या है, पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, वाइब्रेशन का। पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे पीछे, वो किस दिशा में हो रहा है, वो वेव के ही दिशा में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के वेव को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। समझ में आया लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का अगर आपको एग्जांपल देने के लिए बोले तो आप स्प्रिंग का एग्जांपल दे दीजिएगा। साउंड का एग्जांपल भी ऐसा होता है, साउंड भी ऐसे इस तरह से हमारा क्या करता है, वाइब्रेट करता है। स्पीकर आप लोगों ने देखा होगा, डीजे बॉक्स, ठीक है, डीजे बॉक्स तो आप लोगों ने देखा होगा,
ऐसे स्पीकर रहते हैं, स्पीकर के बीच में ऐसा रहता है। एंड जब डीजे बॉक्स में साउंड निकलता है, बीट, ठीक है, डीजे बॉक्स में जब बीट बजता है तो स्पीकर का मूवमेंट आप लोगों ने देखा होगा, स्पीकर जो आगे पीछे ऐसे जाता है। मतलब स्पीकर को मैं अगर ड्रॉ करूँ, कुछ इस तरह का स्पीकर होता है, ठीक है, पीछे ऐसा रहता है मैग्नेट, बड़ा सा मैग्नेट, ओके, ऐसा होता है स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर का ये, ठीक है, एंड कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक वेव जैसा रहता है कुछ। तो जब ये स्पीकर बजता है, जब हम लोग इसको पावर देते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग पावर देते हैं तो ये स्पीकर आगे पीछे करता है, ठीक है, जब बजता है आगे पीछे करता है ये स्पीकर। एंड उसी तरह से वेव जो है ये ऐसे जेनरेट करता है, ठीक है, ये आगे पीछे जाके ये वेव को ऐसे जनरेट करता है। एंड साउंड जो है इस तरह से आगे चला जाता है। तो साउंड के जो वेव है उसमें मीडियम के पार्टिकल जो है इस तरह से मूवमेंट करता है, इस तरह से मूवमेंट करता है। मतलब क्या है कि आप लोगों ने ये महसूस किया होगा, डीजे बॉक्स के आगे आप लोग स्पीकर के आगे बिल्कुल ऐसे खड़े हैं एंड पूरा ज़ोर से साउंड हो रहा है, पूरा ज़ोर से म्यूजिक जो है बज रहा है डीजे बॉक्स में। तो आप लोगों ने देखा होगा कान के पास से, बिल्कुल नज़दीक पास से हवा जो है ऐसे चला जाता है, ठीक है, हवा जो है ऐसे चला जाता है, ओके। तो वो किस लिए होता है, बोलो, वो किस लिए होता है? वो हवा का जो पार्टिकल्स है वो आगे पीछे जाता है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो कि आपके उधर से एक बॉक्स फिक्स किया है मेरी तरफ, ठीक है, मैं बॉक्स की तरफ हूँ, तो मेरे कान के जो पास से जाएगा ना, जो हवा जो जाएगा ना, ठीक है, वहाँ पे पार्टिकल, मान लो दिस इज़ द पार्टिकल, यहाँ पे ऐसे पार्टिकल है, तो ये ऐसे आगे पीछे जाएगा। तो जब आगे पीछे जाएगा तो कान से तो सुनाई पड़ेगा ना, हमें महसूस तो कर पाएंगे ना कि हवा जो है वो पीछे जा रहा है फिर आगे जा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि हवा जो है बिल्कुल कान से निकल गया। तो दिस इज बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल का मूवमेंट किस तरफ होता है? जिस तरफ वेव का डायरेक्शन होता है, जिस तरफ वेव बढ़ता है उसी दिशा में पार्टिकल का मूवमेंट होता है, उसी दिशा के पैरेलल पार्टिकल का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है वो आगे पीछे जाएगा। एंड वेव जो है, साउंड जो है, साउंड किधर जा रहा है भाई? साउंड इधर जा रहा है, ठीक है, साउंड इधर जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर साउंड तो सिर्फ आगे नहीं, पीछे भी सुनाई देता है साउंड। अरे भाई पीछे क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से चारों ओर फैल रहा है साउंड। लेकिन मेन जो साउंड जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। बाकी चारों ओर जो हम लोग सुनते हैं ना, वो साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से सुनते हैं हम लोग। ओके, चलो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव तो ये हो गया भाई। अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन एंड इसके कुछ जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जो कि हमें सीखना है इसके बारे में, वो एक एक करके हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलो लिखो, longitudinal wave are waves, longitudinal waves are the waves. Longitudinal waves are the waves in which the displacement of the particles of medium vibrates, or displacement of the particle of the medium is parallel to the direction of the wave propagation, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन बेसिकली। Longitudinal waves are the waves in which displacement of the particles of the medium is parallel to the direction of
वेव प्रोपागेशन, मतलब जिस दिशा में वेव जा रहा है पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उसी दिशा के साथ पैरेलल होगा। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि वेव जो है हमारा इधर जा रहा है, पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो इसी दिशा में वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। दिस इज वेव एंड ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा भैया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। इसी वेव को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसी वेव को हम लोग कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल्स में एनालाइज करते हैं। फिलहाल तो हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, ठीक है, अब हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या लिखेंगे इसके बारे में, व्हेन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, व्हेन a longitudinal wave passes through a मीडियम, ठीक है, जब कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एक मीडियम के थ्रू पास होता है, सम लेयर्स ऑफ द मीडियम, some layers of the medium come close together. अब जो भी मैं लिख रहा हूं इसको मैं पूरा एनालाइज करके दूंगा, पूरा मैं आपको बता दूंगा कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। When a longitudinal wave passes through a medium, some layers of the medium come close together, creating a compression, and at other places, the layers of medium move further apart, creating rarefaction, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज, ये हो गया हमारा पहला चीज, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कहा गया है व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, जब कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसी मीडियम के थ्रू पास हो रहा है, तब क्या होता है कि उस मीडियम के कुछ लेयर्स, बोले तो पार्टिकल्स मान सकते हो, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एंड पास आने की वजह से क्या क्रिएट होता है, कंप्रेशन मतलब दबाव होता है, वहाँ पे दबाव जो है प्रोड्यूस होता है। देखो जैसे कि हम लोग अभी क्या है, एक मान लो कि एक लाइन है, लोगों का एक लाइन है, स्टूडेंट का एक लाइन है, तो लाइन में अभी बहुत ज़्यादा गैप है। अगर ये दोनों गैप अगर कम हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा, अब इन दोनों के बीच में प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेशर क्रिएट होगा। जब वो गैप में थे तो वहाँ पे क्या था, कोई भी प्रेशर नहीं था, ठीक है, प्रेशर बहुत ही कम था। लेकिन जब वो आसपास आ जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेस मतलब नज़दीक आ जाना, क्लोज आ जाना। रेयरफेक्शन का मतलब क्या है, दूर दूर चला जाना, ठीक है। तो जब भी कोई मीडियम के थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल वेव पास होता है तो जो मीडियम है हमारा, उसके कुछ लेयर्स जो है एक दूसरे के पास आ जाता है, तो वहाँ पे कंप्रेशन होता है, एंड बाकी जगह पे लेयर्स जो है वो थोड़ा सा दूर दूर चला जाता है, तो वहाँ पे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि देखो स्प्रिंग के केस में ये मैंने स्प्रिंग लिया था, यहाँ पे स्प्रिंग, ठीक है, ओके। तो इस पूरा स्प्रिंग को देखो कि
यहाँ पे इस जगह पे ये जो लेयर्स है स्प्रिंग के वो क्या हो गया है, नज़दीक आ गया है। लेकिन इस जगह पे देखो, इस जगह पे ये हो गया है हमारा दूर दूर। फिर इस जगह पे लेयर्स आसपास आ गया, फिर यहाँ पे दूर दूर हो गया, फिर यहाँ पे आसपास, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ कंप्रेशन 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 एंड दिस इज रेयरफेक्शन रेयरफेक्शन रेयरफेक्शन। मतलब स्प्रिंग में जब एनर्जी फ्लो हो रहा था, स्प्रिंग को जब हम लोगों ने एनर्जी दिया था, ऐसे छोड़ के खींच दिया था, तो स्प्रिंग के थ्रू जो एनर्जी पास होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा एनर्जी पास। मान लो कि एनर्जी जो है इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, यहाँ पे लेयर्स आसपास आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे लेयर्स जो है थोड़ा सा दूर चला गया है, फिर यहाँ पे लेयर्स जो है आसपास चला आया है, फिर यहाँ पे क्या हो गया है, दूर दूर चला गया है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कुछ इस तरह से ही आगे बढ़ता है। मीडियम के कुछ लेयर्स में वो कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, तो दूसरी जगह में रेयरफेक्शन, फिर तीसरी जगह में कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन के थ्रू वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, या फिर एक जीप का मैं नाम बताता हूँ। ठीक है, एक जीप का मैं नाम बताता हूँ, तो उसका चलना भी आप लोग कह सकते हैं कि जस्ट लाइक दिस वन, कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, फिलहाल स्प्रिंग का कंसेप्ट, अगर स्प्रिंग का जो एग्जांपल है आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो एक आप एग्जांपल ले लीजिए, जो केचुआ होता है। ठीक है, केचुआ, अब केचुआ को हम लोग कहते हैं अर्थवर्म। ठीक है, तो आप लोग सर्च करेंगे इंटरनेट पे EARTH अर्थवर्म। ठीक है, जिसको हम लोग केचुआ कहते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर रहता है। ठीक है, मिट्टी के जो ऊपरी लेयर में है उसमें रहता है। एंड जिसको जनरली हम लोग गांव में क्या करते थे, जब हम लोग क्या मछली मारने जाते थे, ठीक है, फिश मछली मारने जाते थे, तो मछली का एक क्या मिलता था, छिप जिसको हम लोग कहते थे। ठीक है, तो छिप में होता क्या था, ऐसे करके यहाँ पे रस्सी बांधा जाता था। ठीक है, फिशिंग जब करते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पे ये रहता है, तो यहाँ पे हम लोग दाने डालते थे, है कि नहीं, दाने डालते थे। एंड इसको हम लोग पानी में ऐसे डुबोते हैं, फिर यहाँ पे ऐसा एक सिग्नल देने के लिए सिस्टम रहता है, अरेंजमेंट रहता है। ये अब नीचे जाएगा, जब मछली इसको खाएगा, ठीक है, जब मछली इसको खाएगा तो ये नीचे डूब जाएगा। ये जो है सिग्नल देगा हमें कि भाई मछली खा रहा है, तब इसको हम लोग खींच लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, गाँव में क्या करते थे, हम लोग ये केचुआ को लेके ना, केचुआ को यहाँ पे सेट करते थे। जैसे कि ये हो गया हमारा हुक, इसमें हम लोग पूरा जो केचुआ है, ठीक है, पूरा केचुआ को हम लोग ऐसे घुसा देते थे, यहाँ तक, मान लो यहाँ तक घुसा देते थे, यहाँ पे ये केचुआ हो गया। एंड इधर हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते थे। अब क्यों छोड़ देते थे, क्योंकि ये जो है, ये केचुआ तो ऐसे हिलता था पानी के अंदर, तो फिश जो है अट्रैक्ट होता था, बड़े बड़े फिश होता था, इसमें अट्रैक्ट हो जाता, इसको खाने आ जाता था। ठीक है, खाने का चीज़ है, फिश तो इसको खाता है, तो खाने का चीज़ है, वो खाने आ जाता। जब भी खाता तो हम लोग उठा लेते थे। तो ये केचुआ, ओके। अब केचुआ कैसे चलता है उसको थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए, केचुआ कैसे चलता है, या फिर आप लोग कहीं पे भी सर्च करके, इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं केचुआ कैसे चलता है। वैसे बारिश का मौसम है तो कहीं पे भी दिख जाएगा आपको केचुआ। ठीक है, ज़्यादा बारिश होने से केचुए जो है निकल जाते हैं। तो केचुआ कुछ ऐसा लंबा होता है। ठीक है, केचुआ कुछ ऐसा लंबा होता है, एक तरफ मुँह रहता है, एक तरफ इधर पिछवाड़ा रहता है। तो केचुआ जब चलता है ना, तो वो क्या करता है कि किसी जगह पे वो पहले कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब अपना पूरा बॉडी को एक जगह पे कंप्रेस कर लेता है। ठीक है, देखो जैसे कि ये इधर उसका सिर है, तो ये पूरा जो है उसको कंप्रेस करके यहाँ पे कंप्रेस कर देगा, इसको छोड़ देगा। फिर क्या करेगा कि इसको यहाँ पे फिक्स करके पीछे इधर फिक्स कर देगा। फिक्स करने के बाद वो इस पार्ट को जो है आगे ऐसे ले चला जाएगा। ठीक है, फिर वही वाला चीज़ दोहराएगा। मतलब ये जो केचुआ चलता है वो भी कंप्रेशन रेयरफेक्शन से वो चलता है। तो आप थोड़ा सा इसको अगर देख लीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिएगा कि अर्थवर्म कैसे चलता है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, या फिर प्रैक्टिकल में देखा होगा तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, दबाव यहाँ पे कम दबाव, यहाँ पे दबाव, फिर यहाँ पे ज़्यादा दबाव, कम दबाव, ऐसे करके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी आगे बढ़ता है भैया। ठीक है, चलो, तो ये था पहला हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब दूसरा बात करते हैं। देखो हम लोग अभी क्या किए, बायोलॉजी में भी घुस गए। ठीक है, मूवमेंट ऑफ
अर्थवर्म भी हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। तो रिलेट अगर कर पाए ना हम लोग, कहीं से भी किसी भी चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ हम लोग रिलेट जो है कर सकते हैं, ठीक है। और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहते हैं, जैसे हम लोग किसी भी जब पर्दा होता है ना, जो हम लोग कर्टेन जो दीवार पे लगाते हैं, सॉरी दरवाजे पे लगाते हैं, खिड़की पे लगाते हैं पर्दा, तो उसमें हम लोग सुई को जो रस्सी होता है उसको कैसे घुसाते हैं, बिल्कुल ऐसे एक उसके आगे एक पिन लगा देते हैं, ठीक है। पिन पे हम लोग ऐसे कपड़ा को ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे उसको जमा लेते हैं, फिर उसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको जो ऐसे ऐसे करके जमाया था ना, ये कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ था, फिर उसको हम लोगों ने ऐसे छोड़ दिया, फिर इधर से ऐसे ऐसे करके इसको जमाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन से आगे बढ़ रहा है वेव। चलो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव का पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद दूसरा, material medium is essential. Material medium is essential. Material medium is essential for propagation. For propagation, ठीक है, of longitudinal wave. ओके, दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। फिर उसके बाद प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम, प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम pressure and density are maximum, pressure and density are maximum at compression and minimum at rarefaction, ठीक है। जहाँ पे कंप्रेशन होगा वहाँ पे प्रेशर एंड डेंसिटी मैक्सिमम होगा, एट कंप्रेशन एंड मिनिमम एट रेयरफेक्शन, ठीक है, एट रेयरफेक्शन। जहाँ पे लेयर जो है दूर दूर है वहाँ पे क्या है, प्रेशर भी कम है, डेंसिटी भी कम है, लेकिन जहाँ पे नज़दीकी है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है, वह घना है ना ज़्यादा, लेयर्स आसपास है मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भैया, एग्जाम्पल क्या है बोलो, एग्जाम्पल है हमारा साउंड वेव, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा क्या, साउंड वेव, ठीक है, साउंड वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारा साउंड वेव है, या फिर स्प्रिंग के थ्रू जो एनर्जी का मूवमेंट होता है, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, दिस इज़ ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट प्रॉपर एग्जाम्पल अगर चाहते हैं तो दिस इज साउंड वेव। साउंड वेव में मैंने आपको बताया स्पीकर कैसे आगे पीछे होके साउंड को ले जाता है आगे, प्रोपागेट कैसे करता है साउंड को। साउंड में जब स्पीकर में जब साउंड जनरेट होता है तो स्पीकर जो है ऐसे आगे पीछे करता है। जितना ज़्यादा लाउड साउंड, ठीक है, मतलब लाउड साउंड बोले तो वेव उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा वो आगे पीछे जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं क्या, किसके बारे में भाई, ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आप लगा सकते हैं, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग सस्पेंडेड बाय अ लोड, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये है हमारा छत, घर का छत है, वहाँ से एक रस्सी को लटका दिए हैं, ठीक है, एक रस्सी को लटका दिए जो कि थोड़ा सा इलास्टिक नेचर का है, जो कि थोड़ा सा इलास्टिक बढ़ सकता है, ठीक है। उसको यहाँ पे अगर हम लोग लोड देके ऐसे लटका देंगे तो क्या होगा बोलो, लोड की वजह से वो थोड़ा सा नीचे आएगा, एंड उसको नीचे करके अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो वो ऊपर नीचे ऐसे
करेगा, जैसे कि स्प्रिंग करता है। तो स्प्रिंग, इसको रस्सी के जगह पे आप लोग स्प्रिंग को एज्यूम करके देखिए। जो स्प्रिंग है ऐसे लटका दिए हैं स्प्रिंग को, मान लो ऐसे, इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया तो ये वाइब्रेशन होता है। दिस इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडल। जो वेट का जो ट्रांसफर है वो नीचे की तरफ होता है, एंड स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स है, लेयर्स है, वो भी ऊपर नीचे करता रहता है। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। चलो अब इसको पूरा सा इरेज कर लो, पूरे इरेज कर लो। अब ये जो पॉइंट हम लोगों ने देखे ना, इसी पॉइंट से हम लोग क्या निकालने वाले हैं बोलो? इसी पॉइंट से हम लोग डिफरेंस भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो आप लोग हेडिंग लगा लो फटाफट से, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। हेडिंग लगा लो फटाफट से, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। चलो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, बस अब जो है लिखेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। चलो वेव एंड ट्रांसवर्स दूर दूर हो गया, तो एक साथ ही लिखते हैं इसको, बस ओके। अब ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव क्या है कि जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? वेव मोशन के डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर होगा, ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स का मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब मान लो कि वेव का जो मोशन है इधर है, वेव इधर जा रहा है एंड पार्टिकल जो है ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है। तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री है, बोले तो परपेंडिकुलर या फिर ट्रांसवर्स नेचर का। तो वेव जा रहा है हमारा इधर, पार्टिकल्स ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल क्या ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों जा रहा है। दोनों का क्या है? मूवमेंट जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह के वेव को हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। Transverse waves are the waves in which displacement of the particles of medium is perpendicular to the direction of the wave motion, is perpendicular to the direction of wave motion, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ये हमारा वेव था, ठीक है। वेव को कैसे देखे थे हम लोगों ने? मान लो कि रस्सी का केस देख लो। यहाँ पे रस्सी को जो है मैंने यहाँ पे पकड़ रखा है, दूसरी छोर को मैंने एक पिलर के साथ बांध के रखा है। तो रस्सी को एक बार ऊपर करके ऐसे नीचे करूँगा, मतलब मैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करूँगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है वेव आगे जाएगा, कुछ इस तरह से जो है वेव हमारा ऐसे करके आगे चला जाएगा भैया, आगे चला जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे चला। वेव के किस तरफ से किस तरफ जा रहा है भाई? वेव जो है यहाँ से इस तरफ जा रहा है। वेव किस तरफ बढ़ रहा है? इस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं ना, तो एनर्जी उस तरफ जा रहा है, ओके। लेकिन देखो रस्सी के जो पार्टिकल्स है वो कौन से दिशा में मूव कर रहा है? वो कौन से दिशा में? ये जो रस्सी है एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, ठीक है। मतलब रस्सी के पार्टिकल्स एक बार ऊपर एक बार नीचे, ओके। तो पार्टिकल के जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल पे है। वेव जा रहा है इधर, पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहा है। तो रस्सी का जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का,
ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोगों ने क्या देखा था, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो वेव मोशन के मूवमेंट के साथ पैरेलल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री है। मोशन तो जा रहा है दूसरी दिशा में, एनर्जी जा रहा है दूसरी दिशा में, ओके, उसके साथ 90 डिग्री एंगल पे पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। पार्टिकल्स कहीं पे तो जा नहीं रहा है लेकिन वाइब्रेट कर रहा है अपनी ही जगह पे, ऊपर नीचे इसके साथ 90 डिग्री एंगल पे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अब डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी है। कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि जो हमारा वेव मोशन का डायरेक्शन है उसके साथ परपेंडिकुलर पे रहेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरह के वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव के बारे में 2-3 बातें जो कि सीखनी है एंड समझनी है, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपागेटेड transverse wave is propagated in the form of crest and troughs, ठीक है। अब ये क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट जो क्लास था हमारा। ऐसे हो गया ना भाई, ये वेव है ना हमारा, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, सबसे लोएस्ट पॉइंट को कहते हैं ट्रफ। तो जो ट्रांसवर्स वेव है, ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये ऐसे ऑल्टरनेटिवली क्या कर रहा है, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो ऐसे ही क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म करते 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 वो आगे जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही वो आगे चलता रहेगा, जितना दूर जाएगा ऐसे ही तो करेगा ना, ऊपर नीचे ऐसे ही। तो ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। चलो दूसरी बात क्या है हमारा, मटेरियल मीडियम इज नॉट एसेंशियल, ठीक है। यहां पे क्या कहा गया है, मटेरियल मीडियम इज नॉट एसेंशियल, मतलब मटेरियल मीडियम अगर ना भी हो तो भी इस तरह के वेव आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो भी इस तरह के वेव जो है आगे बढ़ सकता है। मटेरियल मीडियम इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रोपागेशन, ठीक है, फॉर द प्रोपागेशन के लिए, फैलने के लिए इसको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। इट कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम, ठीक है। ये विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सच एज हमारा क्या है, सच एज जैसे कि लाइट वेव क्या है भाई, लाइट वेव जो है वो मीडियम के अलावा भी वो आगे बढ़ सकता है। जैसे कि सूरज से जो रोशनी आता है उसको मीडियम चाहिए होता है क्या, सूरज एंड हमारे अर्थ, प्यारा सा ये पृथ्वी जो है, इसके बीच में कोई भी मीडियम है नहीं, वो बिल्कुल खाली है, फिर भी लाइट जो है वो चला आता है। कैसे, क्योंकि ये हमारा क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। एंड नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर का है, ओके। पहली बात तो ये कि ये नॉन मैकेनिकल वेव है जो कि मीडियम के अलावा ही ये चल सकता है, एंड ये ट्रांसवर्स नेचर का है। तो हम लोगों ने जब नॉन मैकेनिकल वेव पढ़ा था तो हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था, हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि जो नॉन मैकेनिकल वेव है वो क्या, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। तो अब हम लोगों ने ट्रांसवर्स नेचर समझ लिए हैं, ठीक है। तो जो हमारा नॉन मैकेनिकल वेव है वो सभी ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ठीक है। चलो, मटेरियल मीडियम इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रोपागेशन, इट कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम, ओके। फिर तीसरी बात ये है, there is no pressure variation throughout the medium, there is no pressure variation throughout the
मीडियम, थ्रू आउट द मीडियम। तो मीडियम के अंदर प्रेशर का कोई चेंजेस नहीं देखा जाता है। जिस भी मीडियम के थ्रू ये हमारा ट्रांसवर्स वेव फ्लो करेगा उसके अंदर कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, नहीं देखा जाता है बेसिकली। ओके, ठीक है। तो देखो, जब भी लाइट एयर के थ्रू भागता है, जब भी लाइट एयर के थ्रू पास होता है तो एयर के अंदर प्रेशर वेरिएंस नहीं आता, प्रेशर चेंज नहीं होता, प्रेशर पे उसका कोई हाथ ही नहीं है, वो बिल्कुल उसको डिस्टर्ब किए बिना आगे निकल जाता है, जो ट्रांसवर्स वेव है नॉन मैकेनिकल वेव से। ओके, चलो, तो दिस आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर ट्रांसवर्स वेव। ओके, अब एग्जाम्पल अगर आप लोग देखेंगे, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। पहला एग्जाम्पल तो हो गया लाइट वेव, ठीक है। लाइट का जो वेव होता है वो होता है हमारा पहला एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। फिर उसके बाद हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेके आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जस्ट फॉर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट फॉर नाउ हम लोग सिर्फ याद कर लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ यहाँ पे तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक साथ मौजूद होता है, तो इसको हमें 3D में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पॉसिबल अभी तो है नहीं। फिलहाल हम लोग याद कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, हमारा ट्रांसवर्स वेव है। ओके, फिर GUITAR, गिटार स्ट्रिंग, ठीक है, गिटार का जो स्ट्रिंग होता है उसमें भी ट्रांसवर्स वेव जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसमें भी ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होता है, क्योंकि गिटार का तार जो है बिल्कुल खींचा हुआ होता है, हम लोग ऐसे टंग करके बजाते हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड लेकिन पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे कर रहा है। ओके, गिटार स्ट्रिंग हो गया। फिर हम लोग वाटर वेव्स इन शैलो पॉन्ड भी कह सकते हैं, वाटर वेव। तो जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, सबसे पहला जो हम लोग क्लास किए थे, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने वाटर, तालाब के ऊपर पानी में पत्थर फेंका था जिसकी वजह से रिंग्स प्रोड्यूस हुआ था। तो जो रिंग्स प्रोड्यूस हो रहा था वो भी ट्रांसवर्स वेव है, वो भी उसको अगर हम लोग देखेंगे ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टर्बेंस पत्थर फेंका था, ऊपर ऐसे पत्थर गिरा था एंड ऐसे रिंग्स प्रोड्यूस हो रहा था, रिंग्स ऐसे आगे जा रहा था, लेकिन पानी के जो पार्टिकल्स है वो क्या ऊपर नीचे कर रहा था, सिर्फ एनर्जी जा रहा था। तो वाटर वेव का जो हमारा नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर का है, तो इसीलिए वो भी एक एग्जाम्पल बन गया। ओके, चलो, तो फिर हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव को समझ लिए हैं। आई थिंक अभी हम लोग को डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। ये पूछा जाने की चांसेस रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, पहले तो टेबल बना लीजिए, एक तरफ लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी तरफ लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। एक तरफ क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी तरफ ट्रांसवर्स वेव, सिर्फ 3 डिफरेंस ही देखेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफरेंस हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। और पहले तो आप लोग हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, उसके बाद टेबल बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि हेडिंग तो देना पड़ेगा ना। विदाउट हेडिंग चीज़ें कैसे इनकम्प्लीट लग रहा है, आधा अधूरा लग रहा है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन waves and transverse wave,
ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, इधर हम लोग लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, एंड दूसरी तरफ लिखेंगे भाई ट्रांसवर्स वेव। बीच में रहेगा बॉर्डर, आप लोग अच्छी तरह से टेबल जो है बना लीजिएगा। फिलहाल मैं बॉर्डर से ही काम चला रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पहला चीज द पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब क्या है, वाइब्रेट होना, ठीक है। ऑसिलेट मतलब वाइब्रेट होना, आगे पीछे जाना, ठीक है, उसको हम लोग ऑसिलेट कहते हैं। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेव, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेव, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब वेव जिस तरफ जाएगा उसी दिशा में क्या होगा, पार्टिकल्स ऑसिलेट करेगा। आगे की तरफ जा रहा है तो उसे ऐसे ही करेगा, ठीक है। चलो पहला हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहला होगा द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स, OSCI, ठीक है, LLATES, ऑसिलेट इन perpendicular direction of the wave। अच्छा, ऑफ द वेव ना लिख के टू द वेव लिखो, टू द वेव डायरेक्शन, ठीक है, कंप्लीट लिखते हैं। चलो, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अभी दूसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे, दूसरा डिफरेंस हम लोग क्या लिखेंगे, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो एक ही दिशा में है, मतलब वन डायमेंशन है, ठीक है। वन डायमेंशन मतलब एक ही दिशा में जा रहा है। इट एक्ट्स डायमेंशन, ठीक है, मतलब इसी दिशा में जा रहा है हमारा वेव, ठीक है, एंड इसी दिशा बराबर क्या कर रहा है हमारा पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। तो एक्स डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात हो रहा है, एक्स डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई दोनों है। वेव जो इधर जा रहा है एंड पार्टिकल जो वाइब्रेट करेगा वो वाई डायरेक्शन बराबर करेगा। एक्स वाई दो डायरेक्शन हो गया ना, तो दो डायमेंशन हो गया। इट एक्ट्स इन टू डायमेंशंस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 नंबर पॉइंट, इट एक्ट्स ऑन 2 डायमेंशंस। बस ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अब तीसरा डिफरेंस की बात करते हैं। छोटे छोटे डिफरेंस है, आई थिंक एक बार में ही याद हो जाएगा। द प्रोडक्शन, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द वेव कैन चलो इसको अच्छी तरह से लिखते हैं, द propagation of wave can happen, ठीक है, can happen on liquid, solid and gaseous mediums, ठीक है। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड में भी हो सकता है प्रोड्यूस, ठीक है, एंड गैसियस में, गैस में भी हो सकता है, जैसे कि साउंड होता है गैस में, एंड लिक्विड में भी वो हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों ही मीडियम में, ठीक है, तीनों तरह के मीडियम में जो है प्रोपागेट हो सकता है, फैल सकता है। लेकिन 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 जो ट्रांसवर्स वेव है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है गैस में, लिक्विड में होगा, सॉलिड में वो नहीं होता, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर पाते, जो वो ज़्यादा वाइब्रेट जो है नहीं कर पाते,
ठीक है। तो propagation of wave can take place only liquid or gaseous मीडियम, ठीक है। चलो ये तीसरा और चौथा क्या लिखेंगे हम लोग, this waves propagates by compression and rarefaction। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, प्रोपागेट होता है कंप्रेशन, कंटिन्यूअसली कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे लिख देंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक ऐसे चला आएगा साइमल्टेनियसली। ओके, कंप्रेशन रेयरफेक्शन ऐसे करके जो है आगे बढ़ता रहेगा। और वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। कैन take place by crest and trough simultaneously, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंस, अगर पूछा जाए तो एक एक करके धर के लिख देना एकदम बिल्कुल, ओके, एकदम धर के जो है इसको लिख देना। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। हम लोगों ने डिस्कस किया क्या है, हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं सबसे पहला तो डिफरेंस बिटवीन क्या, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। फिर उसके बाद हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझा, ट्रांसवर्स वेव को समझा, एंड अभी हम लोगों ने जस्ट देखा डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड हमारा ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो सारे के सारे टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बारीकी से सारे चीज़ों को आप लोग नोट करके चलिए, एंड जो भी समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा फोकस देके आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्लास देखने के बाद आपका एक काम हर वक्त रहेगा, वो है कि क्लास के नोट्स को देखना, ठीक है। एक बार क्लास देख लिए ना तो 3-4 बार क्लास के नोट्स को देखो, समझो, पढ़ो अच्छी तरह से। जब भी पढ़ोगे अच्छी तरह से फोकस के साथ पढ़ना, इधर उधर ध्यान बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस आपको पढ़ना है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, एंड हम लोग और 2 टाइप जो है उसको आज ही कोशिश करते हैं कि ख़त्म हो जाए। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन फिर भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग अलग चीज़ जो है सीखेंगे। तो स्टैंडिंग वेव एंड जो प्रोग्रेसिव वेव है वो उतना डीपली नहीं दिया गया है, सिर्फ उसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इसका डीप से सीखना ज़रूरी था, इसलिए इतनी बातें हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव में सिर्फ हमें डेफिनेशन देखना है, उसका कंसेप्ट समझना है, एंड स्टैंडिंग वेव में भी वैसा ही बिल्कुल हम लोग करेंगे। चलो, तो अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जो वेव प्रोग्रेस में है, ठीक है, जो वेव प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेस का मतलब बढ़ना, ठीक है। तुम्हारा पढ़ाई का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, मतलब पढ़ाई कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ाई कैसे आगे बढ़ रहा है, स्लोली, मीडियम स्पीड में, या फिर फटाफट से आगे बढ़ रहा है, सिलेबस फटाफट से कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस का मतलब है क्या, चलना, आगे बढ़ना, ओके। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव, जो वेव कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उस तरह के वेव्स को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोग्रेसिव वेव। एंड विदाउट
डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी ऑब्स्टैकल, ठीक, कोई भी रोक टोक नहीं, बिल्कुल वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो आगे बढ़ रहा है। इस तरह के वेव्स को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, इस तरह के वेव को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोग्रेसिव वेव। बात समझ में आया। जो वेव कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है, जो वेव है कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, बस वो कंस्टेंटली आगे बढ़ रहा है, इस तरह के वेव को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि वो एनर्जी को कंटिन्यूसली ले जा रहा है। ठीक है, चलो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इफ अ वेव ट्रैवल्स कंटिन्यूसली, इफ अ वेव ट्रैवल्स continuously in a medium without any type of disturbance। अब ये वाला डिस्टर्बेंस वो वाला डिस्टर्बेंस नहीं है जो कि वेव प्रोड्यूस करते वक्त हम लोगों ने किए थे। चलो इसको डिस्टर्बेंस एनी टाइप्स ऑफ, इधर लिखते हैं एनी टाइप्स ऑफ, विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी रोक टोक नहीं। ठीक है, इफ अ वेव ट्रैवल्स कंटिन्यूसली इन अ मीडियम विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देन द वेव इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव वेव। देन द वेव इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव वेव, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कह सकते हैं। ठीक है, बस कोई भी वेव अगर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली कंस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव। जैसे कि कोई एक लॉन्गिट्यूडनल वेव मान लो, लाइट, जैसे मान लो लाइट, सूरज से लाइट जो है धरती तक आ रहा है, सूरज से जो है लाइट धरती तक आ रहा है, बीच में कोई भी रोक टोक है नहीं, डायरेक्ट वो वहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट अर्थ में चला आ रहा है। तो इस बीच में वो जो कंटिन्यूसली आ रहा है, एक ही सेम स्पीड के साथ आ रहा है। लाइट का स्पीड कितना याद है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वो 3 × 10⁻⁷ मीटर, इतना मीटर वो जा रहा है एक सेकंड में। एंड ये पूरे रास्ते में जो है उसका स्पीड कंस्टेंट है, उसी स्पीड के साथ वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कोई भी बीच में कोई रोक टोक नहीं है। तो उस वक्त हम लोग उसको क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आ रहा है। लाइट जो है कंटिन्यूसली सूरज से हमारे अर्थ की तरफ आ रहा है, एंड बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी रोक टोक है नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव के हम लोग आगे जाके क्या देखने वाले हैं, इक्वेशन देखने वाले हैं, उस इक्वेशन को डेरिवेशन करने वाले हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव को आगे जाके और भी डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, फिलहाल दूसरा टाइप चले जाते हैं, स्टैंडिंग वेव्स। इसका डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। ओके, एंड स्टैंडिंग वेव, ठीक है, स्टैंडिंग वेव। अगर आप लोग बोलेंगे कि ये प्रोग्रेसिव वेव का एग्जांपल कहाँ दिया सर आप लोगों ने, ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि प्रोग्रेसिव वेव का एग्जांपल कहाँ दिया आपने, तो प्रोग्रेसिव वेव हम लोग उसी वेव को कहेंगे। प्रोग्रेसिव वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव भी हो सकता है। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जब वो फ्लो होगा, आगे की तरफ प्रोपागेट होगा, तो कोई रोक टोक होना नहीं चाहिए, उसी को हम लोग कह सकते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ओके, जैसे कि लाइट वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम, चलो एग्जांपल लिख ही देता हूँ। एग्जांपल आप लोग एक एग्जांपल याद रखिएगा, लाइट वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम सन टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर तक घुसने तक, क्योंकि एटमॉस्फेयर में घुस जाएगा तो वहाँ पे मीडियम आ जाएगा, वो मीडियम लाइट को जो है थोड़ा सा क्या करता है, थोड़ा सा वो रोक टोक देता है। ओके, लेकिन स्पेस में, ठीक है, ट्रैवलिंग फ्रॉम सन टू एटमॉस्फेयर मतलब पूरा स्पेस में, ठीक है, स्पेस इज अ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या है भाई, स्टैंडिंग वेव क्या है कि स्टैंडिंग वेव में मीडियम के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स
कहीं कहीं जगह पे, वो पार्टिकल्स कहीं कहीं जगह पे बिल्कुल रेस्ट में रहता है, मूव बिल्कुल नहीं करता, एंड दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा मूव करता है। मतलब कुछ ऐसा कि मान लो जो हमारा ये एक वेव है, सॉरी ये एक मीडियम है, वेव जो है इधर से इधर जाएगा, तो कुछ जगह पे जो है ये ऐसे कुछ जगह रहेगा जिसमें पार्टिकल कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, जिसमें पार्टिकल कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, पार्टिकल बिल्कुल इसी पोजीशन में है। लेकिन दूसरी जगह पे देखेंगे तो पार्टिकल जो इतना मूवमेंट कर रहा है, ऊपर नीचे इतना मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे इतना ऊपर इतना नीचे, मतलब यहाँ का पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट में है, यहाँ का जो पार्टिकल है ये बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव में एक्चुअली ऐसा होता है, मीडियम के कुछ पार्टिकल्स रेस्ट में रहता है, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करता है, कुछ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। एंड ऐसा क्यों करता है स्टैंडिंग वेव में, वो देखो स्टैंडिंग वेव में ऐसा क्यों करता है, तो उसको देखो, उसको समझो, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक पिलर के साथ एक रस्सी को बांध देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल समझिएगा, ये हम लोग रिलेट कर रहे हैं वेव के साथ, हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। तो इस पिलर के साथ हम लोगों ने रस्सी को जो है बांध दिए हैं, रस्सी को ऐसे हम लोग फिर वेव यहाँ पे जनरेट करेंगे। वेव जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे उसको ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करो 3-4 बार, तो यहाँ पे वेव जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो लेट सपोज यहाँ पे जो है वेव ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे जाके गिरा। ओके, अब ये भी मान लो कि ये जो पिलर है, ठीक है, ये जो पिलर है ये कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब एनर्जी को ये लेगा नहीं, ये एनर्जी को अब रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हैं। ठीक है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है जानते हैं कि हर एक एक्शन का सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि ये हमारा पूरा रिफ्लेक्टिबल सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिबल सरफेस मतलब टोटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई भी चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ से हम लोगों ने जो धक्का दिया, धक्का को बिल्कुल वो नहीं लेगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, एनर्जी का लॉस यहाँ पे 0 हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये फिर से एक रिफ्लेक्ट देगा, क्योंकि एनर्जी जो है इधर से इधर जा रहा था, एनर्जी यहाँ से टकराएगा, फिर वही सेम एनर्जी इधर वापस आएगा। तो ये वापस कैसे आएगा, क्योंकि ये वेव के आकार में जा रहा है, ये भी वेव के आकार में उसको वापस कर देगा। ठीक है, वेव के आकार में वापस कर देगा, तो उसको मैं ब्लैक पेन से ही लिखता हूँ। ओके, तो वो ऐसे ही कुछ वापस कर देगा इसको। ठीक है, अब शुरुआत में ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे जो वेव्स है एक दूसरे के साथ क्या करेगा, टकराएगा, दूसरे तरह का वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। लेकिन आखिर में जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि वेव का शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वेव इधर से इधर जा रहा है, ये वाला वेव इधर से इधर जा रहा है, एंड ब्लैक वाला जो वेव है वो टकरा के वापस आ रहा है। तो ये जो हमें वेव का फॉर्म मिल रहा है, ये सुपरपोज होने के बाद, मतलब दोनों वेव मिल जाने के बाद, एक वेव इधर जा रहा था, दूसरा वेव इधर से आ रहा था, सेम अमाउंट ऑफ वेव का जो एनर्जी बिल्कुल सेम है, एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब कुछ सेम है। ठीक है, दोनों वेव आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब पता है, एक जैसा, दोनों वेव एक जैसा है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पहले मिलेगा। ठीक है, मिलने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब इस तरह का फॉर्मेशन बनाएगा, इस तरह का आकार वो बना लेगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहा है, दिस पॉइंट्स, इस पॉइंट में कोई भी हलचल देखने को नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल रेस्ट में रहेगा, उसमें कोई भी हलचल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये चल रहा है, वो वैसे जा रहा है, उधर से वो वैसे आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट्स में कोई भी हलचल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं नोड्स। ये सभी पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं नोड्स, जिसमें कि कोई भी हलचल नहीं देखने को मिलेगा। एंड ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम इधर डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट। ठीक है, ऐसे। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं एंटी नोड। ठीक है, ये नोड का ऑपोजिट है। नोड में क्या होता है, पॉइंट्स जो है वो 0 डिस्प्लेसमेंट पे रहता है, रेस्ट में रहता है, लेकिन एंटी नोड में
उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा रहता है। ओके, एंड एक वेव जो है, एक कंप्लीट वेव यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ, ठीक है, नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड, ठीक है, ऐसे वो कंप्लीट होगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिंगली क्या हो रहा है, नोड के बाद एंटीनोड आ रहा है, एंटीनोड के बाद नोड, नोड के बाद एंटीनोड, एंटीनोड के बाद नोड, फिर ऐसे जो है ये घटना घट रहा है। तो एनर्जी जो है यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट है भैया, एनर्जी इधर से इधर जा रहा है फिर तो वो वापस आ रहा है ना, तो एनर्जी का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो 0 है। मतलब एनर्जी इधर से इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग नेट एनर्जी निकालेंगे तो वो बिल्कुल फिक्स है, नेट एनर्जी बिल्कुल फिक्स है। एनर्जी का फ्लो यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिल रहा है, नेट एनर्जी का फ्लो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जाओ एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नोड एंड एंटीनोड एंड स्टैंडिंग वेव। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बताए कि वेव यहाँ से जनरेट हुआ था भाई, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा वन वेव है, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा। एक वेव का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा। एंड इसका डिस्टेंस क्या होगा, भैया, इसका डिस्टेंस होगा λ/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ओके, एंड एक एंटीनोड एंड नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, फिर एंटीनोड टू नोड, ये जो डिस्टेंस होगा ये 4 भाग होगा, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो ना, यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, एक यहाँ पे एंटीनोड आया, पहले तो नोड था, फिर एंटीनोड, फिर नोड, फिर एंटीनोड। ओके, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो पहले क्या आएगा, एंटीनोड आएगा, फिर नोड आएगा, फिर एंटीनोड आएगा, फिर नोड आएगा, मतलब कुछ ऐसा आएगा, एंटीनोड नोड, फिर एंटीनोड, फिर नोड, फिर नोड। तो ये मिलके बनेगा हमारा एक वेव, जिसका लेंथ क्या है, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। अब एक एक पार्ट करके अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। मतलब एक नोड से एंटीनोड तक का जो डिस्टेंस है वो है λ/4, एक नोड से दूसरी नोड का जो डिस्टेंस है वो है λ/2, ठीक है ना, ऐसे ही चलेगा। मतलब बता देता हूँ, यहाँ पे फिर से पिक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ। चलो, ये हमारा ऐसा था, ये जो है वेव ऐसा था हमारा, वेव ऐसा था ना, यहाँ पे एंटीनोड, यहाँ पे नोड, ठीक है, फिर यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटीनोड। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो एक नोड एंटीनोड नोड, ठीक है, एंटीनोड नोड, ये मिलके हुआ एक वेव। तो ये पूरा अगर होगा लैम्डा, ये पूरा अगर होगा लैम्डा, तो ये 4 हिस्से में बांट दो इसको, तो λ/4, 2 हिस्से में अगर लेंगे तो ये होगा हमारा λ/2, समझे ना, बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग स्टैंडिंग वेव का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये तो कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया, बस स्टैंडिंग वेव का डेफिनेशन भी आगे देख लेते हैं फटाफट से। सिर्फ डेफिनेशन ही याद रखना है एंड कंसेप्ट, इससे ज़्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाता है। चलो, तो फिर लिख लेते हैं फटाफट से इसका डेफिनेशन। व्हेन टू आइडेंटिकल waves having equal wavelength and amplitude, amplitude traveling in opposite direction, superimpose on each other. अब सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, इसको आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल
इतना मान के चलो, सुपर इम्पोज का मतलब है एक दूसरे के साथ मिल जाना, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल जाना। एक वेव इधर से जा रहा है, एक वेव इधर से आ रहा है, टकराएगा एंड आपस में मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा, फिर दूसरी तरह का वेव ये प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं सुपर इम्पोज होना, ठीक है। तो सुपर इम्पोज को हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले, इसके प्रिंसिपल भी है, ओके, डिटेल्स में इसको स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना समझ लो, ठीक है। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स हैविंग इक्वल वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन superimpose on each other, then a new wave form. Then a new wave is formed. Is called a standing wave, ठीक है। इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग वेव को स्टेशनरी वेव भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना, स्टेशनरी वेव, ओके। एंड स्टेशनरी वेव में एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो क्या एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ठीक ही है, लेकिन वापस भी आ जाता है, इसीलिए एनर्जी जो है हम लोग कह सकते हैं नेट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज जीरो। नेट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज जीरो, बट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है, फिर टकरा के वापस आ जाता है, ओके। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वेव था ये एनर्जी को इस तरफ से इस तरफ ले जा रहा था, एंड दूसरा जो वेव है वो एनर्जी को इस दिशा से इस दिशा तक ला रहा था। तो आखिर में दोनों मिलने के बाद, सुपरपोज होने के बाद एनर्जी का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो ज़ीरो हो गया। मतलब इधर से भी ई एनर्जी, इधर से भी ई एनर्जी, दोनों का दिशा ऑपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, मतलब एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्टेशनरी वेव। एंड स्टेशनरी वेव में आप लोग देखेंगे कि एक पार्टिकल ऑलवेज कांस्टेंट में रहता है, दूसरा पार्टिकल ऑलवेज क्या होता है, ऊपर नीचे करता है। मतलब इस वेव का जो फॉर्म है, वेव का जो पैटर्न है, ठीक है, वेव का जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, ठीक है। चलो ये वाला पैटर्न मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। ये वाला पैटर्न ये आपको फिक्स देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी हलचल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर से एक वेव जा रहा है कंटिन्यूअसली, उधर से एक वेव आ रहा है कंटिन्यूअसली, दोनों सुपरपोज हो रहा है, ये वाला फॉर्म बना रहा है, ठीक है। एंड इसमें आपको कुछ भी हलचल देखने को नहीं मिलेगा। दूर से देखने से ऐसा लगेगा कि ये रस्सी जो है, दोनों जो वेव है हमारा, ये बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों रस्सी बिल्कुल इसी फॉर्म को बना के रख रहा है, कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअली मूवमेंट चल रहा है उसमें, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन पे है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, ओके, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल आप लोग ये भी ले सकते हैं, हमारा जो सीलिंग फैन होता है, कभी कभी लाइट कुछ इस एंगल में गिरता है कि हमें लगता है फैन के जो डंडे हैं वो स्लोली घूम रहा है, लेकिन फैन का डंडा बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है, लेकिन हमें लाइट की वजह से ऐसा लग रहा है कि फ़ैन का जो डंडा है वो उल्टा घूम रहा है या फिर स्लोली घूम रहा है, ऐसा लगता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का स्टेशनरी वेव के जैसा है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने आज जो है चारों के चारों टाइप डिस्कस कर लिया, मतलब पूरा टाइप्स ऑफ वेव कंप्लीट हो गया। अब आपका काम ये है, सिर्फ नोट जो बना लिए हैं आप लोगों ने, क्लास को देखने के बाद नोट्स को अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। एक बार ना हो, 2 बार 3 बार, जितना बार हो उतना ही अच्छा। एंड क्लास को जो है कोशिश कीजिए कि और भी देखे, 2-3 बार देखे क्लास को, क्योंकि जो बातें ना एक बार में नहीं घुसता, वो 2-3 बार में घुस जाता है कभी कभी। तो ऐसा करना है, जिस टॉपिक को थोड़ा सा आप डाउट में है उसको 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, ठीक है। देखिएगा कि चीज़ें क्लियर हो गया है। तो मैं भी खुद ऐसा करता हूँ कि जिस चीज़ को एक बार में समझ नहीं पाता, उस चीज़ को 3-4 बार 5-6 बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ताकि और भी चीज़ें मेरे दिमाग में घुसे एंड समझने में आसानी हो। ओके, फिलहाल आज का क्लास जो है यहीं पे करते हैं एंड जो हमारा नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेव मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल वेव के बारे में जितना जानना था हम लोगों ने जान लिया है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।